हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। और हम लोगों की मूल विधि की यूथ कंपटीशन के पीवाईक्यू हम लोग कर रहे थे। और अभी हम लोग सिर्फ मूल विधि के टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जितने भी यूपीएसआई में अभी तक आ चुके हैं। तो अब हम लोगों की फर्स्ट वीडियो में 32 क्वेश्चंस कवर हो गए थे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन से। तो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा परिभाषित किया गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए होगा, धारा 159। भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में दंगा परिभाषित किया गया है। धारा 159 के अनुसार जब कि दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। धारा 160 में दंगा करने के लिए दंड से संबंधित है और 161 को निरस्त कर दिया गया है। धारा 148 घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छल की सजा का संबंध भारतीय दंड संहिता आईपीसी की किस धारा से? अभी हम लोगों का भारतीय दंड संहिता 1860 टॉपिक चल रहा है और उसी के हम लोग सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, धारा 417। भारतीय दंड संहिता की धारा 417 छल के लिए दंड से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 417 के अनुसार जो कोई छल करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 121 के अनुसार जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास से और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की किस धारा में किया गया है? इसमें मतलब अगर आपको आत्महत्या के लिए कोई उकसाता है तो उसके लिए कौन सी धारा में दंड का प्रावधान किया गया है? तो इसमें ऑप्शन ए, धारा 306 के तहत। भारतीय दंड संहिता की धारा 306 आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान से संबंधित है। और धारा 307 किससे संबंधित है? हत्या करने का प्रयत्न। और 308 आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। और 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में प्रतिरक्षा के अधिकार पर निर्बंधन वर्णित है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, धारा 99 में। भारतीय दंड संहिता की धारा 99 में प्रतिरक्षा के अधिकार पर निर्बंधन वर्णित है। धारा 99 के अनुसार कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। और 96, धारा 96 में प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें हैं। और धारा 98 में ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो से संबंधित है। और 106, धारा 106 में घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक अपराध के लिए संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार स्वेच्छा से मृत्यु कारित करने तक है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, चोरी, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक अत्याचार। इसमें आप मृत्यु तक कारित नहीं है, जबकि जो लूट है इसको संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को जो विस्तार स्वेच्छा से मृत्यु कारित करने तक है। और इसका प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 103 में किया गया है। धारा 103 के अनुसार संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का जो विस्तार है वो 99 की सीमाओं के अधीन है। और धारा 103 निम्नलिखित अपराधों के विरुद्ध संपत्ति के
प्रतिरक्षा के संबंध में दोषकर्ता को स्वैच्छिक मृत्यु या कोई अन्य अपहानि कारित करने की अनुमति देती है, जैसे कि लूट और रात्रोग्रह भेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का प्रावधान है? तो इसका सही ऑप्शन होगा धारा 107 का दूसरा। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के 2 में षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 उन कार्यों के बारे में बताती है जिनमें दुष्प्रेरण होता है, और दुष्प्रेरण का अपराध निम्नलिखित 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला है उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण, और तीसरा है साशय सहायता द्वारा दुष्प्रेरण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दुष्प्रेरण का प्रकार नहीं है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, अवैध लोभ। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अनुसार दुष्प्रेरण निम्नलिखित 3 प्रकार से होते हैं। सबसे पहला है उकसाने के द्वारा, दूसरा है षड्यंत्र द्वारा, तीसरा है सहायता द्वारा। और ये अवैध लोभ इसकी कैटेगरी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से सहमत होता है कि वह बी की परीक्षा में नकल करने में मदद करे, और यह है इसका सही ऑप्शन है आपराधिक षड्यंत्र। ए द्वारा आपराधिक षड्यंत्र का अपराध कारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा भारतीय दंड संहिता में दी गई है, कौन सी धारा में? इसका ऑप्शन ए सही होगा, धारा 46 में। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के 1 के अनुसार आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा जबकि 2 या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। और यहाँ पर ए बी से सहमत होता है कि वह बी की परीक्षा में नकल करने में मदद करेगा, अतः यह आपराधिक षड्यंत्र कहलाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से किस अपराध की तैयारी दंडनीय है? तो इसका जो सी ऑप्शन है वो ऑप्शन सही होगा, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना। और बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं जैसे कि हत्या, दहेज हत्या, चोरी, इनकी जो हम लोग तैयारी करने के बाद अगर इन अपराधों को नहीं किया जाता है तो ये दंडनीय नहीं है, लेकिन भारत सरकार के विरुद्ध अगर युद्ध करने की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये दंडनीय माना जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के ए में दी गई है। विस्तृत व्याख्या के लिए क्वेश्चन नंबर 43 को देखना है। और मृत्यु से संबंधित धारा कौन सी? 46 है मृत्यु से संबंधित, और धारा 86 है किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। धारा 120 की बी में कहा गया है आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में आर्म फोर्सेस सशस्त्र बल के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन बी होगा 45। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 45 में आर्म्ड फोर्सेस जिसको सशस्त्र बल भी बोलते हैं के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और धारा 41 में पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी इससे संबंधित है, और ये है धारा 46 में गिरफ्तारी कैसे की जाएगी के बारे में उपबंध किया गया है। और धारा 50 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तला दिए जाने के बारे में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की 1 के घा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अपने माता पिता के भरण पोषण के जिम्मेदार हैं यदि माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है? तो इसके अनुसार ऑप्शन सी पुत्र एवं पुत्री दोनों
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के वन घा के अंतर्गत पुत्र एवं पुत्री दोनों अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार हैं यदि माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है? तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, धारा 151। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है। इस धारा के अंतर्गत पुलिस बिना वारंट की तथा मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है जिसमें ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस अपराध का किया जाना अन्यथा नहीं रोका जा सकता है। अगली धारा है 161 में पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा के बारे में उपबंध दिए गए हैं। धारा 165 में पुलिस अधिकारियों की तलाशी लेने की शक्तियों के बारे में प्रावधान है और धारा 197 का शीर्षक है न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H या 2 में निम्नलिखित में से क्या परिभाषित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अन्वेषण। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 में अन्वेषण की परिभाषा दी गई है। धारा 2 के अंतर्गत भी सभी कार्यवाहियां आती हैं जो साक्ष्य एकत्रित करने के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी मजिस्ट्रेट से भिन्न ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत किया गया है और अन्वेषण को इंग्लिश में इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, धारा 198 में। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन का प्रावधान किया गया है। और धारा 196 का शीर्षक क्या है? राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन। और धारा 197 का शीर्षक है न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C 2 में निम्नलिखित में से क्या परिभाषित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, संज्ञेय अपराध। भारतीय प्रक्रिया संहिता की धारा 2 में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। और धारा 2C के अनुसार संज्ञेय अपराध एवं मामले में से अभिप्राय ऐसे अपराध एवं मामलों से है जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को प्रथम अनुसूची के अनुरूप या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुरूप वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो वह कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी है, धारा 162। चलिए देखते हैं, धारा 162 के अनुसार पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो वह कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। और धारा 161 में क्या है? में पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा के बारे में उपबंध किए गए हैं। और धारा 163 में कोई भी पुलिस अधिकारी या प्राधिकारी व्यक्ति किसी भी तरह का उत्प्रेरण, धमकी या वचन नहीं दिलाएगा। और धारा 164 में स्वीकृतियों एवं कथनों का मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किए जाने की रीति का उल्लेख किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। तो इसका जो सी ऑप्शन है, मतलब ए और बी दोनों सही है। इसका ए क्या है? संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकता है। और बी क्या है? उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय। और यही आप लोग इसमें व्याख्या में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनका कथन उनके निवास स्थान पर ही होना चाहिए? तो इसके लिए ऑप्शन ए, 15 वर्ष तक के बच्चों का
की अगर जैसे गवाही लेनी होगी पुलिस को, तो वो उसके लिए उन्हें पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते हैं या किसी अन्य स्थान पे नहीं बुलाएंगे, वो उसके घर में जाके ही उनकी गवाही लेंगे। तो 15 वर्ष तक के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनका कथन उनके निवास स्थान पर ही होना चाहिए। आ ने बिना लाइसेंस प्राप्त किए एक 12 बोर बंदूक की नाल को काट कर छोटा कर दिया, जिससे आसानी से छिपाकर ले जाया जा सके। और आ ने आर्म्स एक्ट के किस धारा में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन किया है? तो इसका ऑप्शन बी, धारा 6 का। आ ने आर्म्स एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत अपराध किया है, और आर्म एक्ट की धारा 6 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो लाइसेंस प्राप्त बंदूक या आग्नेयास्त्र में छेड़छाड़ करता है या अपने सुविधा अनुसार छोटा या बड़ा करता है, वह व्यक्ति आर्म्स एक्ट के तहत अपराध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी द्वारा कारित अपराध प्रसंगीय है अथवा अप्रसंगीय, जमानती है अथवा गैर जमानती। इसका निर्धारण निम्नलिखित में से उल्लेखित प्रावधान से होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। दंड प्रक्रिया संहिता के द्वारा ही हमें ये पता चलता है कि किसका अपराध प्रसंगीय है या अप्रसंगीय है, जमानती है अथवा गैर जमानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अपराध ना तो मानव शरीर के विरुद्ध और ना ही संपत्ति के विरुद्ध है? इसमें ऑप्शन बी सही होगा, राजद्रोह। राजद्रोह एक ऐसा अपराध है जो ना तो मानव शरीर के विरुद्ध है और ना ही संपत्ति के विरुद्ध है। यह अपराध देश के विरुद्ध होता है और भारतीय दंड संहिता के अध्याय 6 की धारा 121 से लेकर 130 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के ए किसके लिए सजा निर्धारित करती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, राजद्रोह। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के ए में राजद्रोह के लिए सजा निर्धारित करती है और भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के अनुसार कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, अप्रीति अभक्ति प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या 3 वर्ष तक के कारावास में से जिनमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध है अंतर्गत इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी होगा, धारा 137। भारतीय दंड संहिता की धारा 137 में क्या है? केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध है और इसमें जुर्माने के तौर पर 500 से अधिक नहीं होगी राशि, ठीक है। और धारा 135 में सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण और धारा 136 में अभित्याजक को संशय देना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विधि विरुद्ध जमाव में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 5। विधि विरुद्ध जमाव में 5 व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या होती है और भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया और धारा 141 के अनुसार 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंड की व्यवस्था है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 193। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मिथ्या साक्ष्य देने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 193 में दंड की व्यवस्था है और 193 के अनुसार कोई शासक किसी न्यायिक कार्यवाही के लिए किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से और मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, मतलब झूठी गवाही या कोई गलत साक्ष्य देगा तो उसके लिए दंड का प्रावधान है और वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और दंडित किया जा सकेगा। और धारा 191 में मिथ्या साक्ष्य देना है और धारा 192 में मिथ्या साक्ष्य गढ़ना और धारा 190 में लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन
करने से विरत रहने के लिए, किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीसी की किस धारा में लोक उपद्रव की परिभाषा दी गई है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, धारा 268। आईपीसी की धारा 268 में लोक उपद्रव की परिभाषा दी गई है। और भारतीय दंड संहिता का अध्याय 14 में लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुरक्षा, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में दिया गया है। यह धारा 268 से लेकर 294 के का तक में दिया गया है। और धारा 270 में क्या दिया गया है? परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। और 272 में है विक्रय के लिए आशायित खाद्य एवं पेय का अपमिश्रण, जो खाने पीने में मिलावट करते हैं उसके लिए है। और धारा 300 में है हत्या से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपराधिक मानव वध जो की हत्या नहीं है की श्रेणी में आने वाले कृत्यों का वर्णन भारतीय दंड संहिता की किस धारा में किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, धारा 299 में। भारतीय दंड संहिता की धारा 299 आपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं है की श्रेणी में आने वाले कृत्यों का वर्णन करती है। धारा 300 में हत्या से संबंधित है और 302 हत्या के लिए दंड से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हत्या और मानव वध में अंतर से संबंधित वाद है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रेग बनाम गोविंदा। इसमें हत्या और मानव वध में क्या अंतर है, ये इससे संबंधित वाद है, रेग बनाम गोविंदा। इसकी व्याख्या है रेग बनाम गोविंदा मामले में हत्या और मानव वध में अंतर स्पष्ट किया है। और बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर का वाद सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य का वाद संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, हत्या से। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु का उपबंध है? तो इसकी सही धारा होगी 300 में, 304 के बी में। तो ऑप्शन ए इसका धारा 304 के बी में, 304 के बी में दहेज मृत्यु का उपबंध है। और 364 के ए में फिरौती आदि के लिए अपहरण। और धारा 363 ए में भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्तव्य का व्यपहरण या विकलांगीकरण से। भारतीय दंड संहिता में निम्नलिखित धारा में आपराधिक मानव वध करने के प्रयत्न का उपबंध है। तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा डी, धारा 308। और धारा 305 क्या है? शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। और धारा 306 में है आत्महत्या का दुष्प्रेरण। और धारा 307 में है हत्या करने का प्रयत्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपराध नहीं है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए है, आत्महत्या। आत्महत्या एक अपराध की श्रेणी में नहीं आता। बाकी हत्या, आत्महत्या का प्रयास और हत्या का प्रयास ये आत्महत्या की श्रेणी, ये अपराध की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराध के गठन के लिए निम्नलिखित में से किन तत्वों का होना अपरिहार्य है? कोई कार्य या लोक का किया जाना, आपराधिक कार्य करने का आशय, वह कृत्य विधि द्वारा वर्जित या दंडनीय हो। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। ये सभी अपराध करने के लिए आवश्यक तत्व माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता में अपराधों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, सांख्यिकीय आधार पर। तो भारतीय दंड संहिता में अपराधों का वर्गीकरण सांख्यिकीय आधार पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अपराध की संख्या के आधार पर सरकार ने अपराधों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा व्यक्ति, संपत्ति और राज्य के। अपराध की संख्या के आधार पर सरकार ने अपराधों का वर्गीकरण व्यक्ति, संपत्ति और राज्य के आधार पर किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सफ़ेद पोश अपराधों में शामिल है? तो इसका सही ऑप्शन होगा गबन करना, रिश्वत लेना और जमाखोरी करना। ये सफ़ेद पोश अपराधों में शामिल हैं। क्या क्या? गबन करना, रिश्वत लेना और जमाखोरी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संस्थाएं अपराध की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा परिवार, सामाजिक कुरीतियां और शिक्षा स्थल। परिवार, सामाजिक कुरीतियां, शिक्षा स्थल जैसी सामाजिक संस्थाएं अपराध की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन अपराधों को रोकने के उपायों में शामिल है? अपराधों को रोकने के उपायों में शामिल है। तो क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दें, और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो अपराधों का सही पंजीकरण और आपराधिक अभिलेखों का रखरखाव और गश्त द्वारा अपराधों की रोकथाम, उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का कृत्य सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है तो उसे कितना दंड दिया जाएगा? इसके ऑप्शन है कोई दंड नहीं, उस अपराध के लिए विहित दंड का आधा, सी है उस अपराध के लिए विहित दंड का चौथाई, और डी है न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर है। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, कोई दंड नहीं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, यदि किसी व्यक्ति का कृत्य सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है तो उसे कोई दंड नहीं दिया जा सकता है। सामान्य अपवाद भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 में दिया गया है और ये धारा 76 से लेकर 106 तक में दिया गया है। ऐसा कुछ भी अपराध नहीं होगा। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी होगा, यदि वह आत्मरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय दंड संहिता की किन धाराओं में आत्मरक्षा के अधिकार संबंधी विधि का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है धारा 99 से 106 के बीच में। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से लेकर 106 तक की धाराओं में आत्मरक्षा के अधिकार संबंधी विधि का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा निर्णय आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित है? आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित है, तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, अमजद खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य। अमजद खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित है, और महबूब शाह बनाम एम्परर तथा रेग बनाम गोविंदा का वाद जो है हत्या और मानव वध में अंतर से संबंधित है। तो ये वाद भी देखते चलिएगा, एक ही में हम लोग जैसे इसमें व्याख्या में 3 वाद हमारे क्लियर होगा, तो ये सारे अच्छे से देखते चलिएगा, वाद पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, का पागलपन के प्रभाव में खा को जान से मारने का प्रयत्न करता है? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी होगा, का किसी हत्या का दोषी नहीं है किंतु खा को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। मतलब का के हाथ से अगर हत्या हो गई है किसी की भी, क्योंकि वो पागलपन के प्रभाव में है, तो वो किसी भी हत्या का दोषी नहीं माना जाएगा। लेकिन खा के पास प्राइवेट प्रतिरक्षा, मतलब वो अपनी रक्षा, अपनी शरीर की रक्षा करने के लिए बदले में जो भी एक्शन लेगा उसका उससे अधिकार है। इसका व्याख्या देख लेते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 98 के दृष्टांत का में यह कहा गया है कि पागलपन के प्रभाव में खा को मारने का प्रयत्न करता है, तो का किसी अपराध का दोषी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ पागलपन के प्रभाव में बा के प्राण लेने का प्रयत्न करता है। तो इसके भी ऑप्शन, इसका आंसर आप लोग खुद देखेंगे। उसका सही ऑप्शन बी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला। इसमें जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है उसमें सामने वाले की मृत्यु तक हो जाए तो उसका हमें अधिकार है अपनी प्रतिरक्षा के अधिकार में। भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के अनुसार शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित पर कब होता है से संबंधित है। जैसे इसमें 7 तरह से किया गया है।
पहला है ऐसा हमला जिससे युक्ति युक्त रूप से यह आशंका कायित की हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु है। अगर आपको लगता है कि सामने वाले के हमले से आपकी मृत्यु तक हो सकती है, तो ऐसे में आप लोग प्रतिरक्षा में मृत्यु कार्य तक हो सकता है। दूसरे में ऐसा हमला जिससे युक्ति युक्त रूप से यह आशंका कायित की हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहति होता है। और तीसरा है बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला। चौथा है प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला। और पांचवा है व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। और छठा है इस आशय से किया गया हमला किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिससे उसे युक्ति युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। और सातवां है तेजाबी हमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार के उपयोग में मृत्यु कारित कर सकता है, किस धारा में है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी है, धारा 100 में। भारतीय दंड धारा संहिता की धारा 100 के अंतर्गत एक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार के उपयोग में मृत्यु कारित कर सकता है। और धारा 97 में शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। और धारा 99 में कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। और धारा 103 में कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित तक होगा से संबंधित है। और आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। हमारी 2 क्लास में हमने 80 क्वेश्चंस में बहुत सारे फैक्ट के साथ और व्याख्या के साथ कवर कर लिए हैं। और अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। और अभी हमारा यही टॉपिक चल रहा है, इससे हमारे काफ़ी क्वेश्चंस बने थे और ये सब क्वेश्चंस बार बार रिवाइज होते हैं, तो इसका अच्छे से रिवीजन करते रहें और तैयारी में लगे रहें। ऑल द बेस्ट।